करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट में आज फिर हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। मैं आलोक राय आपके साथ कुछ प्रश्न शेयर कर रहा हूं। इन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके होंगे और प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, जैसा कि आजकल यूपीएससी या यूपीपीसीएस का चलन है कि वो थोड़ा सा बड़े प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो उसी नज़रिए से प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा किया गया है कि अगर इस तरह के प्रश्न भी आए आपके सामने तो उसमें आप घबराएं नहीं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, हाल ही में हुई नई खोजों और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुआ था। दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा कथन है, यह खोज तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई है। तो ये दोनों कथन सही हैं। लोहा की नई खोज के संदर्भ में तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने जो नई खोज की है शिवगलाई स्थल पे, उससे ये पता चला है कि दक्षिण भारत में लोहा का प्रयोग 3345 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उसमें बताया गया है 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व की तिथि बताई गई है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि यह खोज तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई है। ठीक, तो इसमें विकल्प में अगर देखा जाए तो दोनों कथन सही है, यानी सी विकल्प सही है, एक और दो दोनों सही है। अब लोहा की खोज के संदर्भ में अभी तक की मान्यता क्या है? अभी तक की मान्यता ये थी कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में सबसे पहले लोहा खोजा गया और वहां से ये विश्व में सभी जगह प्रसारित हुआ था। भारत में भी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग मिलता है। दक्षिण भारत में महापाषाणिक सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग किया था। दक्षिण भारत में पाषाणिक सभ्यता के लोगों ने लोहा का प्रयोग किया था। अब ये महापाषाणिक सभ्यता इसलिए कही जाती थी क्योंकि यहाँ की जो कब्रें थी वो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई हैं। तो महापाषाणिक लोगों ने दक्षिण भारत में लोहा का प्रयोग किया था। अब इस खोज में ये कहा गया है कि ये जो खोजा गया है इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से भी इसे प्रमाणित किया गया है। इसकी तिथि को रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसी भी वस्तु के आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग विधि में C12 और C14 रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की खोज सबसे पहले 1946 में अमेरिकी रसायन शास्त्री VF लीवी ने की थी। VF लीवी ने कार्बन डेटिंग विधि की खोज की थी। कार्बन डेटिंग विधि में यह होता है कि कार्बन के दो जो आइसोटोप्स हैं, एक C12 और C14, जिसमें C14 रेडियोएक्टिव है। किसी भी जीवित पदार्थ में C12 और C14 की मात्रा बराबर होती है। जब कोई जंतु, वो पेड़ पौधा हो या जंतु हो, जब वह मरता है तब मरने के पहले तक C12 और C14 की मात्रा समान होती है। जब वो मरता है तो C12 तो उतना ही बना रहता है, C14 घटने लगता है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव है। तो अगर हमें C14 की अर्ध आयु ज्ञात है, यानी कितने दिनों में वह उसकी आधी मात्रा घट जाती है, तो हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो C14 की अर्ध आयु जो मानी जाती है, लगभग एक विद्वानों का एक वर्ग है जो इसकी अर्ध आयु को मानता है कि 5568 वर्ष में यह आधी मात्रा इसकी घट जाती है। एक विद्वानों का वर्ग मानता है कि 5730, ठीक, प्लस माइनस 30-40 वर्ष आगे पीछे हो सकता है इसमें। तो लगभग 5500 वर्ष में कार्बन 14 अपनी उसकी आधी मात्रा घट जाती है। तो हमें तो पता है कि कार्बन 14 की कुल मात्रा कितनी थी। अब अगर मान लीजिए मात्रा आधी हो गई है, यानी कि वह वस्तु जो है वो लगभग 5500 वर्ष पहले की है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि की खोज VF लीवी द्वारा की गई थी। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है?
पहला कथन है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया है। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया है। ठीक। दूसरा कथन है इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, जो जम्मू और कश्मीर के गादरबल जिले में स्थित है। तो ये दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2005 को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। यह पहले जेड मोड़ सुरंग के नाम से जाती थी, क्योंकि इसका आकार जेड जैसा था, लेकिन बाद में इसका पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में किया गया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह सुरंग है कहाँ? तो यह सुरंग जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में स्थित है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में स्थित है। यह सुरंग दो दिशीय है, 2 लेन की यह सुरंग है और गादरबल जिले में यह सुरंग जो है गादरबल जिले में कहाँ बनाई गई है? तो गादरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में ये बनाई गई है। सोनमर्ग के बीच में बनाई गई है। ठीक। अब इससे लाभ क्या है? लाभ है श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच की कनेक्टिविटी इससे आसान हो जाएगी, क्योंकि सोनमर्ग जो है NH1 पे है और इस मार्ग पर अक्सर बर्फबारी और हिमस्खलन होता रहता है, जिससे यह मार्ग वर्ष के अधिकांश समय बाधित रहता है। लगभग 4 माह तक यह सड़क बंद रहती है। तो हमेशा यह सड़क खुली रहे, यानी श्रीनगर से सोनमर्ग, क्योंकि सोनमर्ग एक यात्रियों का, जो पर्यटक जाते हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर्यटक जाना चाहते हैं, लेकिन 4 माह तक सड़क ही बंद है। तो इस कनेक्टिविटी को सभी मौसम में सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए यह जो है यह सुरंग बनाई गई है। ठीक। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया। 25 दिसंबर 2024 अटल जी का जन्मदिन है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया। बिल्कुल सही कथन है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। ठीक। दूसरा कथन, यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। यह भी सही है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। तीसरा कथन है यह परियोजना जल की कमी से जूझते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी कथन सही है। यानी इसके जो तीनों कथन सही हैं, यानी डी विकल्प, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कथन सही नहीं है, तो कोई नहीं, इसके तीनों कथन सही हैं। अब यह जो परियोजना है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इस परियोजना के तहत ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो यह विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस को भी यहाँ देख लिया जाए। विश्व जल दिवस कब है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इस दिन 22 मार्च 2021 को इस परियोजना के संदर्भ में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था, और किसके किसके बीच? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। यह समझौता ज्ञापन 3 लोगों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच, तीन लोगों के बीच ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ और इसी के तहत इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब ये केन नदी पर किया क्या जा रहा है इस परियोजना के संदर्भ में, तो इस परियोजना के संदर्भ में केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में दधौन गांव में एक बांध बनाया जा रहा है। इसमें इस परियोजना के तहत केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में दधौन बांध बनाया जा रहा है। दधौन गांव में एक बांध बनाया जा रहा है। तो दधौन गांव में एक बांध मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में केन नदी पर बनाया जा रहा है। अब इस परियोजना से लाभ किसको किसको है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। वो बुंदेलखंड के जिले हैं बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश के ये 4 जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, विदिशा है, रायसेन है। ठीक। अब केन नदी ये कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, तो केन नदी का जो उद्गम स्थल है, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिला में अहिरगढ़ में इसका उद्गम स्थल है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, 427 किलोमीटर, जिसमें से यह 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 84 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में यह बांदा में यमुना नदी में आके मिल जाती है। केन नदी बांदा में यमुना नदी में आके मिल जाती है। केन यमुना में कहाँ मिलती हैं, यमुना में ये मिलती हैं वादा में, बांदा जिला में केन यमुना में आके मिल जाती है। इसी केन नदी जो है, इस पर केन घड़ियाल सेंचुरी बना हुआ है। रानेह जलप्रपात इसी पर है, केन पर ही रानेह जलप्रपात है। केन पर कौन सा जलप्रपात है, रानेह, और केन घड़ियाल सेंचुरी भी इस पे बना हुआ है। केन नदी जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व से महत्वपूर्ण है, टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह भी बेतवा नदी का उद्गम स्थल यह भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। बेतवा पे कई बांध बने हैं, बेतवा पर कई बांध बनाए गए हैं। तो ये बांध बड़े महत्वपूर्ण है बेतवा के संदर्भ में। राजघाट, परीक्षा, माता टीला, राजघाट, परीक्षा, माता टीला, इसी नदी पे ये बांध बने हैं। ठीक। तो ये प्रश्न हम लोगों ने किया। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। 25 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। अब इसमें जो पहला कथन है ये गलत है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है,
ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के खड़वा जिला में है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में, खंडवा जिला में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को किया। यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पार्क है। यह इसकी जो कुल क्षमता है वो 600 मेगावाट है। इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट है। ठीक, तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है और यह सबसे बड़ा सौर फ्लोटिंग पार्क के रूप में तैयार होगा जब इसकी कुल क्षमता का प्रयोग होगा। कुल क्षमता इसकी 600 मेगावाट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने क्या किया? जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना, अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना किस नाम से जानी जा रही है? जलवाहक। तो अगर पूछा जाए कि जलवाहक क्या है तो अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है को लॉन्च किया। दूसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। जल मंत्री ने अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना, जलवाहक के नाम से जिसे जाना जा रहा है, उसको लॉन्च किया और इस योजना के तहत जो कार्गो मालिक हैं उन्हें अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का उपयोग करने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि वो इस मार्ग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अब यह परियोजना क्यों शुरू की गई? यह योजना क्यों शुरू की गई है? क्योंकि जो भारत में जो जल परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन है, उसका उपयोग बहुत कम होता है। समग्र ढुलाई में इसका 2% हिस्सा है। समग्र ढुलाई में सिर्फ 2% इस मार्ग से जाता है। इसकी ढुलाई, कुल ढुलाई में से सिर्फ 2% माल की ढुलाई अंतर्देशीय जल मार्ग से होती है। तो इस मार्ग को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इससे रेल मार्ग और जो स्थल मार्ग पर जो बोझ है उसको कम किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में कौन भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव के रूप में घोषित किया गया था? 2024 में सबसे पहला जो सौर गांव घोषित किया गया था, तो सबसे पहला जो सौर गांव घोषित किया गया था वो है मशाली। मोढेरा भी एक सौर गांव है, लेकिन सबसे पहले मशाली को सौर गांव के रूप में घोषित किया गया था। मढोरा को 2022 में मढोरा को, जो कि गुजरात में है, 2022 में मढोरा को सौर गांव घोषित किया गया। यह गुजरात में है। और जो मशाली है, मशाली को 2024 में सौर गांव घोषित किया गया। मशाली को 2024 में सौर गांव घोषित किया गया है। तो मशाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। दोनों गुजरात में है। मोढेरा भी गुजरात में है, जिसको 2022 में सौर गांव घोषित किया गया। मशाली भी गुजरात में है, लेकिन इसे 2024 में सौर गांव घोषित किया गया। तो पहला सौर गांव घोषित होने वाला जो गांव है वो मोढेरा है। ठीक, मशाली और मोढेरा में जो, इस गांव में जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित बिजली इन गांवों में उपलब्ध है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है, हाल ही में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस पर एक प्रश्न हम पहले भी आपको करा चुके हैं। हाल ही में भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अब यह जो कथन है आप जानते हैं कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि संविधान संग्रहालय का जो गठन किया गया है वो सोनपत में किया गया है। सोनपत में एक यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनपत में, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनपत्र में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, यह स्थापित किया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, सोनीपत। ठीक, तो गुजरात में नहीं है, तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड संबित का भी अनावरण किया गया। तो रोबोटिक टूर गाइड संबित का अनावरण किया गया, यह सही है, दूसरा कथन सही है। रोबोटिक टूर गाइड संबित का भी इस अवसर पर अनावरण किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि संबित क्या है, तो संबित भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है। संबित क्या है ये पूछा जा सकता है अलग एक प्रश्न के रूप में, तो संबित पहला रोबोटिक टूर गाइड है। ये पूछा जा सकता है अलग से कि प्रथम संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाया गया है। ठीक, संविधान के अपनाने के 75वीं वर्षगांठ पर यह स्थापित किया गया है। इसमें संविधान से प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित खंड शामिल हैं। साथ में इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्शों को भी प्रदर्शित किया गया है जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया था। यानी सदस्यों द्वारा जिन विषयों पे जो बहस की गई थी, जो चर्चा की गई थी, तो वो चर्चा का भी ब्यौरा इसमें दिया गया है। ठीक, और जैसा कि हम लोग संविधान के विषय में जानते ही हैं कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। हमारा अब जब 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय संविधान के अंगीकरण के 75वीं वर्षगांठ यानी 26 नवंबर 2024 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। तो 26 नवंबर 2024 को 75 वर्ष पूरे हो गए इसके अंगीकरण के। तो इस संदर्भ में भारत सरकार ने इस उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया और उस समारोह को क्या कहा गया, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत वो समारोह आयोजित किया गया है। हमारा संविधान जो कि वर्ष भर चलेगा और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में संविधान सदन यानी पुराना जो संसद भवन है को संविधान सदन के जो पुराना संसद भवन है उसका जो केंद्रीय कक्ष है उसमें इस समारोह का उद्घाटन किया गया जिसे संविधान सदन कहा गया। उस संविधान सदन कहा जा रहा है। उस संविधान सदन में यानी पुराने संविधान जो संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में यह उद्घाटन हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती के संदर्भ में यह प्रश्न है। कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा? हाँ, एक प्रश्न इसके पहले है झारखंड चुनाव को लेकर। तो झारखंड चुनाव को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? पहला कथन है झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 81 है। बिल्कुल सही है, झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 81 है। दूसरा कथन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष
हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। बिल्कुल सही है। 24 वर्ष के इतिहास में झारखंड में पहली बार हुआ कि किसी सत्ता में जो दल था उसे पुनः वापसी मिली, यानी फिर वो सरकार बना पाया। 24 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार झारखंड में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही है। तो न तो एक न तो दो। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन को चिन्हित करना है। पहला कथन है यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना इसका उद्देश्य भी है। तो दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है इस मिशन के अंतर्गत आवश्यकता आधारित 1 लाख जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अब ये संख्या जो है 1 लाख वाली, यही गड़बड़ है। ये संख्या 10,000 है। ये 10,000 है, 1 लाख नहीं है। 10,000 जैव इनपुट केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अब ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती है क्या? यह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती है जो देशी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। देशी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, यानी उसके गोबर से, उसके मूत्र से विभिन्न चीजें बनाई जाएंगी जिनका खेती में प्रयोग होगा, खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। यह परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगी। ठीक, और ये एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू की गई है। इस को शुरू किया गया नवंबर 2024 में और यह स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित परियोजना है और इसका जो काल है वह 15वें वित्त आयोग की अवधि तक है, यानी 2025-26 तक है, यानी 2 वर्ष का ये मिशन है। अब इस 2 वर्ष के मिशन में यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में इसे लागू किया जाए। प्राकृतिक खेती को अपनाने के जो इच्छुक ग्राम पंचायतें हैं उसमें 15,000 समूह बनाए जाएं और वो लोग इसे लागू करें, जिसमें लगभग 1 करोड़ किसान तक ये पहुंचेगी और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक इसका कवरेज होगा। साथ ही अब इसके लिए संसाधन चाहिए, तो संसाधन कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कि किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट आसानी से प्राप्त कर सकें। वहाँ से उन्हें खाद मिल सके, वहाँ से उन्हें कीटनाशक मिल सके, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिल सकें। और साथ में इस मिशन के तहत 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन के तहत 2000 क्या किए जाएंगे? मॉडल प्रदर्शन फार्म, जिससे किसान इसे प्रोत्साहित हो। मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अटल इनोवेशन मिशन 2.0, अटल इनोवेशन मिशन पहला जो इनोवेशन मिशन था वो 2016 में शुरू किया गया था। अब यह जो दूसरा मिशन है इसे 2024 में शुरू किया गया है। 2024 से 2028 तक ये मिशन चलेगा। 4 वर्ष का ये मिशन है। पहला 2016 में शुरू किया गया था।
ठीक, तो उसकी समाप्ति के बाद ये दूसरा मिशन शुरू किया गया है। पहला कथन है कि LIPI लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करना है। LIPI लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करना है। तो इस लिपि को अलग से भी पूछा जा सकता है कि लिपि है क्या। तो लिपि जो है, लिपि का उद्देश्य है 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करना, जिससे कि अंग्रेजी न बोलने वाले नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, निवेशकों के सामने जो भाषा की समस्या आ रही है उससे निजात मिल सके। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक। दूसरा, फ्रंटियर प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। ये भी सही है। जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आकांक्षी जिले हैं, ब्लॉक्स हैं, उनमें नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना फ्रंटियर कार्यक्रम का उद्देश्य है। तीसरा कहा जा रहा है कि डेप्च रेक्टर, डीप टेक रेक्टर, डीप टेक, इसको अलग अलग पढ़ा जाए, डीप टेक रेक्टर। डीप टेक रेक्टर यह डीप टेक स्टार्टअप के व्यवसायीकरण के तरीकों का परीक्षण करने हेतु एक शोध सैंडबॉक्स तैयार करेगा। बिल्कुल सही है, यह एक शोध सैंडबॉक्स तैयार करेगा। किसके लिए? डीप टेक स्टार्टअप्स के व्यवसायीकरण के लिए। अब डीप टेक स्टार्टअप्स हैं कौन? दरअसल जो डीप टेक्नोलॉजी है उनमें नवाचार से संबंधित ये हैं जो उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। तो ये वो उद्यमी हैं जो उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित जो स्टार्टअप हैं उनके लिए डीप टेक वेक्टर की बात की गई है। ठीक, तो ये तीनों कथन सही हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन से सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसको एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। लिपि जो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 शुरू किया गया है 2024 में, अटल इनोवेशन मिशन पहला जो शुरू किया गया था 2016 में शुरू किया गया था, और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 या 2024 से 2028 तक चलेगा, 2024 से 2028 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया था और उसी के तत्वावधान में ये जारी भी रहेगा। इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इनपुट बढ़ाकर, सफलता दर को बढ़ाकर, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके इस मिशन को सफल बनाया जाएगा। इसमें लिपि की बात की गई है। लिपि का फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, यानी इसके तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जो उद्यमी या निवेशक या नवप्रवर्तक अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो उनको ध्यान में रखकर यह लिपि शुरू किया गया है। इसके तहत स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र भी बनाए जाएंगे। फ्रंटियर प्रोग्राम, जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर नवाचार और उद्यमिता का वातावरण तैयार करने के लिए फ्रंटियर प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। साथ में डीप टेक रेक्टर, यह जो डीप टेक्नोलॉजी है जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित जो स्टार्टअप है उनके लिए यह एक शोध सैंडबॉक्स के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। अब थोड़े से हम लोग और कुछ प्रश्न देख लें
क्योंकि वन स्थिति भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा ही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह रिपोर्ट जो है, पहला कथन है, रिपोर्ट देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। बिल्कुल सही है, आप जानते ही हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 82.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह भी कथन सही है, 25.17% कुल वनावरण है। तीसरा कथन है कि ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर इतना 156.41 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण की कमी की बात की जा रही है कि 2021 और 23 के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण की कमी हुई है। ठीक, अब वनावरण की कमी नहीं हुई है, बल्कि वनावरण की राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है। 2021 से 2023 के बीच यह जो वनावरण की कमी बताई जा रही है, कमी नहीं हुई बल्कि इतनी वृद्धि हुई है। तो ये तीसरा जो कथन है ये गलत है। ठीक, तो कथन जो सही है 1 और 2 यानी ए सही है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछली 2021 में जारी की गई थी, ये 2023 में जारी की गई है। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कि कुल वनावरण जो है वो 25.17% है। बिल्कुल सही है, 25.17% कुल वनावरण है। 2023 में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिला के, इसमें वनावरण का जो हिस्सा है, इसमें वनावरण वाला जो हिस्सा है वो है 21.76% वनावरण है, और आगे जो है जो शेष है वो वृक्षावरण है। तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के ये 25.17% हो रहा है। ठीक, तो अलग से ये पूछा जाएगा कि वनावरण कितना प्रतिशत है, तो वनावरण जो है 21.76% है, और वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिला के 25.17% है। ठीक, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 यानी लगभग 33.33% क्षेत्र पर वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। अब इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 2/3 यानी 66.67% होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन अभी हम पहुँचे कितना है, 25.17 पर पहुँचे हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि 2021 से 2023 में 156.41 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरा कथन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? पहला, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश जबकि न्यूनतम गोवा में है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलेखित जो वन क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वनावरण है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। 2023 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ठीक, और सबसे न्यूनतम वनावरण गोवा में है, फिर हरियाणा में है। सबसे न्यूनतम गोवा में है, उसके बाद हरियाणा में है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में शीर्ष स्थान मिजोरम का है। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया कि पहले मध्य प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत के हिसाब से पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल है, तीसरे स्थान पर मेघालय है। प्रतिशत के हिसाब से पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर मेघालय है। ठीक, तो ये भी दूसरा कथन भी सही है।
तीसरा कथन, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में तथा सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत केरल में है। ये भी सही है। वृक्षावरण जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो वृक्षावरण का सर्वाधिक प्रतिशत केरल में है, उसके बाद गोवा में है। ठीक, तो ये भी कथन सही है। चौथा कथन है, राज्यों में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल मिजोरम का है। ये गलत है। राज्यों में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल मिजोरम का है। जब वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है तो दोनों को मिलाने पे मिजोरम का कैसे होगा? तो ये गलत है। वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। वन में भी यही क्रम है, मध्य प्रदेश अरुणाचल। वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला दिया जाए तब भी यही क्रम है, मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? अब यह 2021 से तुलना के संदर्भ में यह प्रश्न है। ISFR 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है। तो 2021 और 2023 की तुलना की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वनावरण में मिजोरम में हुई है, यह कथन सही है। सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में देखी गई है, उसके बाद गुजरात में देखी गई है। दूसरा कथन है, 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में देखी गई है। तो वनावरण में सर्वाधिक कमी भी मध्य प्रदेश में देखी गई है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर पर तो वृद्धि वनावरण और वृक्षावरण में देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वनावरण में कमी देखी गई है। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, लेकिन वनावरण में 2021 की तुलना में 2023 में कमी देखी गई है। फिर तीसरा, 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ये गलत है। दोनों को, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में नहीं दर्ज की गई है। कथन गलत है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में दर्ज की गई है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर मिला दें तो सबसे अधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। तीसरा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में 2021 की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2023 की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर वनावरण में कमी दर्ज की गई है। ये कथन सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक, तो इसमें तीसरा कथन गलत है और सभी सही है। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कौन से सही नहीं है, तो तीसरा सी। अगला प्रश्न है, ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य में कुल वनावरण वृक्षावरण इतना वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। बिल्कुल सही है, 9.96% है। ठीक, दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र, जबकि न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला भदोही है। ये भी सही है। सर्वाधिक सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर और सर्वाधिक कम भदोही। संत रविदास नगर दोनों का बराबर है। तीसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, जबकि न्यूनतम संभल है। ये भी सही है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला भी सोनभद्र है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला भी जिला सोनभद्र है, और न्यूनतम प्रतिशत वाला संभल है, और न्यूनतम क्षेत्र वाला भदोही है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे वन स्थिति रिपोर्ट से।